नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चुनाव की इस समय सरगर्मी है, लेकिन एक राज्य है जहां चुनाव नहीं है फिर भी राजनीतिक हलचल बहुत तेज़ है, और वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का आखिरकार आज इस्तीफ़ा हो गया। इस्तीफ़ा क्यों हुआ और अब तक क्यों नहीं हुआ था, बात इस पर करेंगे। इस्तीफ़ा होने का कारण तो ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी कि पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने जो आरोप भ्रष्टाचार के वसूली के, जिसको वसूली गेट के नाम से भी आम बोलचाल में जाना जा रहा है, जो अनिल देशमुख पर आरोप लगे थे, उनकी जांच सीबीआई से कराई जाए। तब इसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या हैं, दूसरे इम्प्लिकेशंस क्या हैं, इन पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं शुरुआत से कि जब ये आरोप लगाया परमवीर सिंह ने, तो उन्होंने आरोप क्यों लगाया और उसका मकसद क्या था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने ही गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह का आरोप लगाया, जबकि इसी सरकार ने उनको मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनाया था। और ये बता दें आपको कि मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनना परमवीर सिंह के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। ये उनकी बड़े लंबे समय से ये महत्वाकांक्षा थी। तो उनको पुलिस कमिश्नर बना दिया गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इस बीच में हुआ ये एंटीलिया कांड हो गया। उसमें सचिन वाजे जो सब इंस्पेक्टर था, उसकी गिरफ्तारी हो गई। एनआईए को केस चला गया। उस केस के बारे में और उससे संबंधित बातों के बारे में आज बात नहीं करेंगे, वो बड़ी लंबी दास्तान है, फिर कभी उसकी बात करेंगे। लेकिन नटशेल में बात यह है कि परमवीर सिंह ने ये आरोप लगाया कि सचिन वाजे को ये जिम्मेदारी दी थी अनिल देशमुख ने कि 100 करोड़ रुपया हर महीना वसूला जाए महाराष्ट्र के मुंबई के विभिन्न संस्थानों से। उसमें बार हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, दूसरे संस्थान हैं, उनसे, और अनिल देशमुख तक पहुंचाया जाए। ये बात पहले से पता थी परमवीर सिंह को, लेकिन पहले वो नहीं बोले। आप परमवीर सिंह को दूध का धुला मत समझिए। बात यूँ हुई कि जब तक सब लोग साथ थे, पूरा कुनबा साथ चल रहा था, तब तक किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जैसे ही एनआईए की जांच शुरू हुई एंटीलिया केस में, तो इस बात का जब संकेत आया सचिन वाजे की गिरफ्तारी और उसकी जो है कस्टोडियल इंटरोगेशन के कुछ दिन बाद, कि परमवीर सिंह से भी पूछताछ हो सकती है, जैसे ही ये भनक लगी महाराष्ट्र सरकार को, तुरंत परमवीर सिंह को उनके पद से हटा दिया। परमवीर सिंह का जब ट्रांसफ़र हो गया, और ट्रांसफ़र इसलिए हुआ कि उनसे पूछताछ हो सकती है, तो परमवीर सिंह को लगा कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो उनको लगा कि मैं फंसूँ, इससे अच्छा है कि सब फंसे, मैं ही अकेला क्यों फंसूँ। तो उन्होंने तुरंत जो है चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को, और उसमें डिटेल बताया कि किस तरह से सचिन वाजे को बुलाकर गृह मंत्री ने ये कहा, ये बताया, और इस तरह के वसूली का ये धंधा चल रहा है। जब पहली बार सचिन वाजे से मालूम हुआ था, एसीपी से पता चला था, और उसको कंफर्म किया था परमवीर सिंह ने एसीपी से कि ऐसा कहा कि नहीं, उस समय तक परमवीर सिंह ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई चिट्ठी नहीं लिखी। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपको पता चला तो आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। उसका उनके पास कोई ख़ास जवाब नहीं था। लेकिन देखिए, बात यह है कि ये मामला केवल परमवीर सिंह का नहीं था, और मैं कह रहा हूँ केवल अनिल देशमुख तक भी सीमित नहीं था। आप याद कीजिए घटनाक्रम को। जैसे ही ये आरोप लगाया उन्होंने, ये चिट्ठी सार्वजनिक हुई, शरद पवार सक्रिय हो गए, एनसीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने इस्तीफे के बारे में जब अनिल देशमुख के पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उसका फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन पवार साहब बड़े चतुर राजनेता हैं, उनको समझ में आ गया जल्दी ही कि ये गलत बात उन्होंने कर दी, या इससे नुकसान होने वाला है। दूसरे दिन वो पलट गए। उन्होंने कहा कि इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं, कोई जांच नहीं होगी, अगर जांच करानी है तो मुख्यमंत्री इस पर तय करें, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि अनिल देशमुख ने कुछ भी गलत नहीं किया, ये आरोप झूठे हैं। ये भी कहा कि वो तो उस समय हॉस्पिटल में थे पूना में, फिर कहा क्वारंटाइन में थे, अपने घर पर थे, और वो सचिन वाजे से मुलाकात ही नहीं हुई। ये सब दलीलें, तर्क जो है दिए गए अनिल देशमुख के समर्थन में।
लेकिन सवाल ये था कि अनिल देशमुख को बचा क्यों रहे थे शरद पवार, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बचा इसलिए रहे थे। अगर आप शतरंज का खेल समझते हो तो शतरंज की बिसात आप देखिए, उस पर ध्यान दीजिए कि राजा की रक्षा के लिए हमेशा जो है एक घेरेबंदी रहती है, किलेबंदी रहती है। तो ये प्यादा थे परमवीर सिंह। उद्धव ठाकरे को लगा, शरद पवार को लगा कि इस प्यादे को हम कुर्बान कर सकते हैं, राजा को कोई खतरा नहीं होगा, राजा सुरक्षित रहेगा। उसके बाद जो है बड़ा मोहरा थे अनिल देशमुख। तो अनिल देशमुख की अगर कुर्बानी हो जाती तो फिर राजा का जो सुरक्षा घेरा है वो टूट जाता, इसलिए अनिल देशमुख को बचाया जा सकता था, बताया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि अनिल देशमुख को हटाया नहीं जा सकता था या एनसीपी से किसी दूसरे को गृह मंत्री नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन शरद पवार और बाकी जो दो पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी, ये पता था उनको कि अगर अनिल देशमुख को बदला जा सकता है तो फिर बात आएगी उद्धव ठाकरे पर। तो क्या उद्धव ठाकरे को बदला जा सकता है? जवाब इसका है नहीं। तो अगर सरकार बचानी है तो उद्धव ठाकरे को बचाना है, उद्धव ठाकरे को बचाना है तो अनिल देशमुख को बचाना है। इसलिए अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि जैसे अनिल देशमुख निकलते हैं, उनका इस्तीफा होता है, बाहर जाते हैं, राजा यानी कि मुख्यमंत्री एक्सपोज हो जाते हैं, उनका सुरक्षा घेरा टूट जाता है। एक बार सुरक्षा घेरा शतरंज में टूट जाए राजा का, तो फिर राजा को जो है अपनी सुरक्षा के लिए भागना पड़ता है, दूसरे मोहरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वही स्थिति थी। ये तब तक चलता रहा जब तक पहले सुप्रीम कोर्ट गए परमवीर सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेज दिया उनको। हाई कोर्ट ने पहले दिन बड़ी फटकार लगाई कि आपने क्यों नहीं एफआईआर की, कोई कदम क्यों नहीं उठाया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, आप इतने सीनियर अधिकारी हैं, आपकी जानकारी में जब ये सब हो रहा था। लेकिन उसके बाद आज हाई कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। न केवल सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दी अनिल देशमुख के खिलाफ इन परमवीर सिंह के आरोपों पर, बल्कि ये भी कह दिया कि 15 दिन में सीबीआई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को सौंपे। अब जो है बाजी जो है वो इस सरकार के हाथ से, शरद पवार की बात करें या उद्धव ठाकरे की बात करें, उनके हाथ से निकल गई थी। अब उनके लिए अनिल देशमुख को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उनको मालूम था कि अगर आज इस्तीफा नहीं होगा तो कल परसों नरसों 2 दिन में 3 दिन में हाई कोर्ट पूछ सकता है सवाल कि भाई गृह मंत्री के खिलाफ जांच हो रही है और गृह मंत्री जो व्यक्ति है वो बना रहेगा, तो जांच कैसे होगी। इसी आधार पर ये जांच मुंबई पुलिस को नहीं दी गई, तो इसलिए उनका पद पर बने रहना संभव नहीं रह गया था। लेकिन अनिल देशमुख के हटने का मतलब महाराष्ट्र के गृह मंत्री का जाना या एनसीपी के कोटे के एक मंत्री का जाना नहीं है। अब बात आएगी उद्धव ठाकरे पर। विपक्ष का हमला अब उद्धव ठाकरे पर होगा। अब ये देखना होगा कि शरद पवार उद्धव ठाकरे को किस तरह से बचाते हैं। देखिए मुंबई में क्या होता है, पुलिस की वसूली, दूसरे विभागों की वसूली, भ्रष्टाचार, इससे कोई अनजान नहीं है। मनपा में क्या होता है, शिवसेना वहाँ क्या करती है, दूसरी पार्टियां क्या करती हैं, कॉरपोरेटर्स क्या करते हैं, किस तरह से वसूली का धंधा चलता है, ये किसी से छिपा नहीं है। दूसरी बात, महाराष्ट्र अकेला राज्य है पूरे देश में जहां सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं का अपना धंधा, व्यापार, व्यवसाय चलता रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। सरकार बदल जाए, विरोधी दल की सरकार बन जाए, तब भी उस दल के लोगों का व्यवसाय चलता रहता है। ये इस एक तरह की ये अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के जो है राजनेता शायद सबसे ज़्यादा समृद्ध नेताओं में होंगे अगर ये कोई सर्वे कराया जाए तो। ये नेक्सस लग रहा है अब टूटने जा रहा है। जिस तरह से परमवीर सिंह ने अपने को बचाने के लिए ही भले ही ये आरोप लगा, ये चिट्ठी लिखी और उसके बाद जांच की मांग की, सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन अब ये नेक्सस के टूटने का तो कहना मुश्किल है भी कि टूट जाएगा, लेकिन एक्सपोज होने का समय आ गया है। अब ये छिपा नहीं रह सकता। सीबीआई की जांच से बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी और ये जांच अनिल देशमुख तक नहीं रुकने वाली है, उससे आगे जाने वाली है। तो राजा को अब भागना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये
अभी जो है एक चाल में शह और दूसरी में मात हो जाएगी। शह मात नहीं होने जा रही अभी राजा की, तुरंत कोई संकट नहीं है उद्धव ठाकरे पर, लेकिन संकट है और इससे बचना बहुत कठिन है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि ये जांच अनिल देशमुख तक नहीं रुकेगी। उद्धव ठाकरे तक इस जांच की आंच पहुंचना तय है। तो अब शरद पवार पर है कि वो उद्धव ठाकरे को बचाएंगे, अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा बचाएंगे, अपनी प्रतिष्ठा बचाएंगे, या फिर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उद्धव ठाकरे की बलि देंगे। उनके सामने एक ऑप्शन भी है और वो उसकी चर्चा गुपचुप इन दिनों काफ़ी हो रही है कि वो अहमदाबाद गए थे, एक उद्योगपति के यहाँ रुके, वो और उनके पार्टी की जो वरिष्ठ नेता हैं प्रफुल्ल पटेल, दोनों लोग, और वहाँ ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि किसी ने इसका समर्थन नहीं किया है, इसको एंडोर्स नहीं किया है, लेकिन एक वाक्य जो गृह मंत्री ने बोला उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा, पूछा गया जब उनसे, तो उन्होंने कहा हर बात सार्वजनिक नहीं की जाती। ये नहीं कहा कि मुलाकात नहीं हुई थी। तो मुलाकात नहीं हुई थी ये नहीं कहा, इसलिए माना गया कि मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा हर बात सार्वजनिक नहीं की जा सकती। लेकिन वो मामला दूर का है। देखिए, समस्या महाराष्ट्र में दूसरी ये है कि बीजेपी का जो कैडर है वो एनसीपी को पसंद नहीं करता। एनसीपी में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, सभी पार्टियों में है, लेकिन एनसीपी में बहुत ज़्यादा है। इसलिए बीजेपी का कैडर जो है शिवसेना से ज़्यादा, चूँकि वैचारिक समानता है इसलिए ज़्यादा करीब है, लंबे समय से अलायंस रहा है, वो भी वजह है। तो आगे राजनीति क्या मोड़ लेगी कहना मुश्किल है, लेकिन उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना अब बहुत ही कठिन हो गया है। इसमें 15 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, 3 महीना या 6 महीना, ये मैं नहीं जानता, लेकिन उद्धव ठाकरे पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रह पाएंगे ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो घटनाक्रम है और जिस दिशा में जा रहा है, अभी भूलिए मत एंटीलिया की जांच एनआईए कर रही है, उस मामले में भी बड़े लोगों के नाम सामने आने वाले हैं। तो इंतज़ार कीजिए आगे क्या होता है और राजनीतिक घटनाक्रम और कौन सा मोड़ लेता है, इस पर आगे भी बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, नई बात। नमस्कार।